नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग। क्रीसेंट एजुकेशन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आप सभी को नव वर्ष की ढेर सारी शुभकामनाएं। दोस्तों, अभी हाल में ही यूके SSS के द्वारा असिस्टेंट स्टैटिस्टिकल ऑफिसर, स्टैटिस्टिकल असिस्टेंट, इन्वेस्टिगेटर कम कंप्यूटर एंड असिस्टेंट रिसर्च ऑफिसर के कुल 93 पदों हेतु विज्ञापन जारी किया गया था। तब से छात्रों के बीच में संशय था इसके सिलेबस को लेकर, इसके पैटर्न को लेकर। तो दोस्तों, अब आयोग के द्वारा ऑफिशियली सिलेबस जारी कर दिया गया है। तो आज हम दोस्तों इस परीक्षा के सिलेबस के बारे में जानेंगे डिटेल्ड में, और इसके अलावा इस परीक्षा की कैसे तैयारी की जाएगी इसके बारे में भी डिस्कशन करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, कल उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के द्वारा LT का रिजल्ट जारी किया गया था। इसके साथ ही साथ पाठ्यक्रम भी जारी किया गया था सांख्यिकी अधिकारी पोस्ट का। तो आप देख सकते हैं दिनांक 31/12/2021 यानी कि कल की डेट है, और कल ही दोस्तों इनके द्वारा पाठ्यक्रम भी जारी किया गया था। तो आप देख लीजिए, पहले एक बार इसका विषय देख लेते हैं। विज्ञापन संख्या 41, देहरादून 28 दिसंबर 2021 के अंतर्गत विज्ञापित पदों यानी कि इन्वेस्टिगेटर कम कंप्यूटर और ARO सहायक शोध अधिकारी के पदों को छोड़कर परीक्षा हेतु पाठ्यक्रम के संबंध में, यानी कि अभी इन्वेस्टिगेटर कम कंप्यूटर और सहायक शोध अधिकारी इन दोनों का सिलेबस आना बाकी है। इन दोनों का सिलेबस अलग होने वाला है। ये जो सिलेबस है वो असिस्टेंट स्टैटिस्टिकल ऑफिसर और स्टैटिस्टिकल असिस्टेंट का होने वाला है। तो देख लीजिए यहाँ पर इसमें क्या इनके द्वारा पाठ्यक्रम को बताया गया। देखिए, इसमें बताया गया है कि जो प्रश्न पत्र है वो कुल 100 अंकों का होगा। ठीक है, प्रश्न पत्र के 2 भाग होंगे। ठीक है, जो फर्स्ट पार्ट है वो है कॉमन सिलेबस। कॉमन सिलेबस का मतलब ये है कि ये सभी के लिए कंपलसरी है। ठीक है, और जो कॉमन सिलेबस है उसमें BSc BA के साथ कंप्यूटर संचालन हेतु प्राथमिक ज्ञान आपसे पूछा जाएगा। ठीक है, यानी कि आपसे कुछ सांख्यिकी गणित के प्रश्न होंगे, कुछ कंप्यूटर संचालन के प्राथमिक ज्ञान से रिलेटेड प्रश्न होंगे। तो ये कॉमन सिलेबस रहने वाला है। ठीक है, तो ये आपका 30 मार्क्स का होने वाला है। ठीक है, और जो सेकंड पार्ट है वो दोस्तों आपका जो सेकंड पार्ट है वो संबंधित विषयों से रिलेटेड होगा। उसमें आपको चॉइस मिलेगी, आप सांख्यिकी लेंगे और या फिर गणित लेंगे, यानी कि स्टैटिस्टिक्स ले सकते हैं या फिर मैथमेटिक्स ले सकते हैं। तो ये इसमें 70-70 प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे, यानी कि 70% आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, तो आपके पास क्या है, उक्त दोनों विषयों में से किसी एक का विषय का विकल्प आप ले सकते हैं। तो ये जस्ट लाइक LT के सिलेबस की तरह है। जैसे कि LT में CDP 30 नंबर की सबके लिए कंपलसरी होती थी, बाकी जो 70 नंबर का सब्जेक्ट होता था वो आप अपने हिसाब से विकल्प के रूप में भर सकते थे आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग। नाउ अब यहाँ पर भी यही है कि जो 30 मार्क्स का सिलेबस रहेगा वो कॉमन रहने वाला है, जिसमें आपसे बेसिक से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, मैथमेटिक्स के, स्टैटिस्टिक्स के और कंप्यूटर संचालन के। बाकी 70 नंबर में आपको चॉइस मिलेगी कि आपको मैथमेटिक्स लेनी है या फिर स्टैटिस्टिक्स। ठीक है, तो आप यहाँ पर इसका सिलेबस देख सकते हैं दोस्तों कि यहाँ पर आपको जो डिटेल सिलेबस इनके द्वारा दिया गया है। पहले कॉमन सिलेबस देख लेते हैं जो कि सबके लिए कंपलसरी होगा। तो देखिए, इसमें मैथमेटिक्स से कैसे कैसे क्वेश्चन आने वाले हैं। मैट्रिसेस पूछी जाएगी, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिसेस, मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस। ठीक है, मैट्रिसेस के बहुत दिख रहे हैं, ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, वेक्टर एंड स्केलर्स। ठीक है, आप देख सकते हैं मैग्नीट्यूड एंड द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर, सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक इक्वेशन। ठीक है, फंक्शन एंड रिलेशन, एलिमेंट्री डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन, डायरेक्शन रेशियो एंड डायरेक्शन कोसाइन। यानी कि मैथमेटिक्स के बहुत बेसिक से क्वेश्चन आएंगे जो कि आप इंटर में पढ़ते हैं। ठीक है, और इसी तरह से स्टैटिस्टिक्स के भी जो क्वेश्चंस आएंगे वो दोस्तों डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स से होंगे, जैसे कि इंडिविजुअल, डिस्क्रीट एंड कंटिन्यूस डेटा होता है, प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा इन टेबल एंड डायग्राम, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, इसके अलावा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी यानी कि मीन, मीडियन मोड, सिंपल, वेटेड, अर्थमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन। यहाँ पर आपको डिटेल में सिलेबस दे रखा है। तो ये जो स्टैटिस्टिक्स भी है ये भी काफी बेसिक लेवल की होगी, जो कि 11th-12th में बच्चे पढ़ते हैं जनरली। ठीक है, परसेंटाइल। ठीक, और इस तरह की वीडियोस में हमने आपको स्टैटिस्टिक्स हमने बता रखी है हमारा। अगर आप जिंदगी मैथमेटिक्स देखें तो हमने आपको वहाँ पर स्टैटिस्टिक्स की भी कई सारी वीडियोस प्रोवाइड करवाई हैं। ठीक है, अब आगे देखते हैं फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर। देखिए, फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर में भी आपको पढ़ना पड़ेगा। देखिए क्या क्या है, बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ एंड टर्मिनोलॉजी रिलेटेड टू कंप्यूटर एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, IT से रिलेटेड आपको पढ़ना पड़ेगा। बेसिक नॉलेज ऑफ वेरियस पॉपुलर ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, लाइक विंडोज, मैकिनटॉश, लिनक्स, इनके बारे में थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा। बेसिक नॉलेज ऑफ मेजर मैथमेटिकल स्टैटिस्टिकल डेटा प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर, इनके बारे में पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, फंक्शनल नॉलेज ऑफ MS ऑफिस एंड ऑल इट्स एप्लीकेशन सच एज MS वर्ड, MS एक्सेल, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन, MS एक्सेस, नोट पॉइंट, ठीक है, नोटपैड सॉरी, अदर मेजर प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर एंड टूल्स, इनके बारे में आपको पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, इसी तरह से वर्किंग
विथ इंटरनेट, बेसिक ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क एंड इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, आईएसपी, वेब ब्राउज़र, वर्ल्ड वाइड वेब, डब्ल्यू, मतलब जैसे कि कंप्यूटर में जो बेसिक होते हैं इसके लिए तो बहुत इजीली, जैसे हम जनरल जो हम कंप्यूटर पढ़ते हैं वही आपको पढ़ना है, ठीक है। तो ये सब यहाँ पर आपको दे रखा है, डब्ल्यू, यूआरएल, डोमेन नेम, ठीक है। इनके बारे में थोड़ा सा आपको अच्छे से आना चाहिए, ठीक है। आपसे इनसे रिलेटेड प्रश्न पूछे जाएंगे। बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर, वायरस, एंटीवायरस सॉफ्टवेयर, साइबर सिक्योरिटी, आईटी रिलेटेड, लीगल फ्रेमवर्क इन इंडिया, इनसे रिलेटेड आपके दोस्तों प्रश्न आ जाएंगे, ठीक है। कंटेम्प्री इश्यू, रीसेंट ट्रेंड इन कंप्यूटर यूजेस, तो ये थोड़ा सा आपको कंप्यूटर में जो रीसेंट चल रहा है, जो ट्रेंड चल रहा है कंप्यूटर में भी, वो भी आपको थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। तो भाई ये तो हो गया कंपलसरी सिलेबस, तो यानी कि इसको तो आपको पढ़ना ही पढ़ना पड़ेगा, चाहे आप मैथमेटिकल बैकग्राउंड से हो, चाहे आप स्टैटिस्टिकल बैकग्राउंड से हो, और कंप्यूटर, मैथमेटिक्स, स्टैटिस्टिक्स इतने लेवल की आपको पढ़नी पड़ेगी। अब नाउ आपके लिए यहाँ पर थोड़ा सा फायदा है, यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, ऑप्शनल का जो सिलेबस है आप देख सकते हैं, मैथमेटिक्स का सिलेबस दिया हुआ है। तो मैथमेटिक्स का सिलेबस तो आप वही मान के चलो कि जो ऑलमोस्ट एलटी या लेक्चरर का होता है वही आप मान के चलिए। मैट्रिक्स आप देख सकते हैं, टाइप ऑफ मैट्रिक्स है, एलिमेंट्री, रो, कॉलम मैट्रिक्स है, प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट्स, क्रेमर रूल्स, ये सभी एक मतलब आप कह सकते हैं कि 12th लेवल का सिलेबस है। कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशंस, ठीक है, सिस्टम ऑफ इक्वेशन, आप कुछ लेवल इसमें क्या है, आइगन वैल्यू, आइगन वेक्टर वाला, ये थोड़ा ग्रेजुएट लेवल पे चला जाता है, ठीक है। इसी तरह से जो ट्रिग्नोमेट्री है, ट्रिग्नोमेट्री में भी आप देख सकते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, एक्सपोनेंशियल, सर्कुलर एंड हाइपरबोलिक फंक्शन। अब हाइपरबोलिक फंक्शन थोड़ा ग्रेजुएट लेवल का हो जाता है। लॉगरिथमिक फंक्शन है, ग्रेगरी सीरीज है, ये ग्रेजुएट लेवल पे चला जाता है, ठीक है। इसी तरह से वेक्टर एनालिसिस है, डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन ऑफ वेक्टर, ठीक है। आप इसको मान के चलिए कि एलटी का सिलेबस मान के चलिए, ये एलटी का थोड़ा सा ऐसा सिलेबस है जिसको थोड़ा इन्होंने बाइफरकेट कर दिया, थोड़ा सा खोल दिया, ठीक है। एलटी में तो बस सिंपली ये लिख देते हैं कि भाई ऊपर से लिख दिया मैट्रिक्स, दूसरा ट्रिग्नोमेट्री, तीसरा वेक्टर एनालिसिस, चौथा डिफरेंशियल कैलकुलस। तो अब ये एलटी का ही सिलेबस मान के चलो, ठीक है। इसमें ग्रीन थ्योरम भी है, गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम, ये स्टोक्स थ्योरम है जो कि ग्रेजुएशन लेवल पे पूछे जाते हैं। इसी तरह से डिफरेंशियल कैलकुलस है, लिमिट्स एंड इट्स कंटिन्यूटी, ठीक है, और डिफरेंशिएबिलिटी ऑफ फंक्शन, सक्सेसिव डिफरेंशिएशन, लेबिनिट्स थ्योरम, ठीक है। ये सारे जो थ्योरम है ये डिफरेंशियल कैलकुलस में है, और ये कुछ जो थ्योरम है जो ग्रेजुएट लेवल के हैं। तो कुछ टॉपिक ग्रेजुएट लेवल के भी रहेंगे और कुछ टॉपिक इंटर लेवल के भी रहेंगे, ठीक है। मैक्लेरिन सीरीज, मैक्सिमा एंड मिनिमा, इंडिटरमिनेट फॉर्म, ठीक है। तो ये दोस्तों कुछ सिलेबस है जो कि मैथ्स में ग्रेजुएट लेवल का भी रहेगा और इंटर लेवल का भी रहेगा, ठीक है। इसी तरह से इंटीग्रल कैलकुलस है, डेफिनेट इंटीग्रल, बीटा एंड गामा फंक्शन है, डबल इंटीग्रेशन है, ठीक है, रेक्टिफिकेशन है, लेंथ ऑफ कर्व्स, ठीक। इसी तरह से कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में क्या क्या है देख लेते हैं। सिस्टम ऑफ कोऑर्डिनेट इन 2 and 3 डायमेंशन, ठीक है। डायरेक्शन रेशियो एंड डायरेक्शन कोसाइंस, प्लेन एंड स्ट्रेट लाइन, अब देखिए सिलेंडर, कोन एंड स्पीयर, ठीक है। तो ये थोड़ा सा ग्रेजुएट लेवल पे चला जाता है, ठीक है। अदरवाइज जो पीछे है वो इंटर का है पूरा सिलेबस। ऐसे ही अलजेब्रा का भी आप देख सकते हैं कि भाई सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक, cubic and biquadratic equation with the help of Cardan, discrete and Ferrari methods, group, abelian group, order of n elements of ग्रुप, सब ग्रुप, क्वोशिएंट ग्रुप, नॉर्मल ग्रुप, ये तो पूरा आप मान के चलिए ग्रेजुएट लेवल का ही सिलेबस है, ठीक है। इसी तरह से जैसे डिफरेंशियल इक्वेशन है, डिफरेंशियल इक्वेशन में भी फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। इसी तरह से सेपरेबल, वेरिएबल, होमोजीनियस, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, रिड्यूसिबल टू लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, एग्जैक्ट से ऊपर को अगर आप चले जाओ तो फिर ये सारा ग्रेजुएट लेवल पे चला जाता है, ठीक है। इसी तरह से रियल एनालिसिस है, तो यहाँ पर भी कंप्लीट लेस ऑफ रियल नंबर, काउंटेबिलिटी ऑफ सेट, ओपन एंड क्लोज सेट, तो मतलब कि यहाँ पर भी दोस्तों ये ग्रेजुएट लेवल पे पूरा चला जाता है। रियल एनालिसिस, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस भी देखें तो ये भी ग्रेजुएट लेवल पे चले जाती है, ठीक है। लीनियर अलजेब्रा की बात करें तो ये भी ग्रेजुएट लेवल पर है। वेक्टर स्पेस एंड सब स्पेस, कोशेंट स्पेस, लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ वेक्टर, लीनियर डिपेंडेंस एंड इंडिपेंडेंस ऑफ वेक्टर, लीनियर स्पान, बेसिस एंड डायमेंशन, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, ये सभी क्या है ग्रेजुएट लेवल का कोर्स है। इसी तरह से न्यूमेरिकल एनालिसिस, ये भी ग्रेजुएट लेवल का कोर्स है, ठीक है। तो ये न्यूमेरिकल एनालिसिस और ये सब चीज़ें दोस्तों ये आपकी ग्रेजुएट लेवल। तो अब आपको चूज करना है कि आपको क्या पढ़ना है, मैथमेटिक्स पढ़नी है या स्टैटिस्टिक्स पढ़नी है, चॉइस इज योर्स। न्यूटन कोट्स फॉर्मूला है, ट्रॉपिजोइडल रूल है, सिम्पसन 1/3 रूल है, ये सब दोस्तों हमने आपको जानने की मैथमेटिक्स वाले चैनल में हमने आपको बताया भी था, ठीक है। लास्ट टाइम पे एलटी मैथमेटिक्स का पेपर करीब था तो हमने काफ़ी सारी चीज़ें आपको बताई थी, कोशिश पूरी करी थी कि आपको बहुत सारी चीज़ें कवर कराई जाए। लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम में भी देख लेते हैं कि भाई जनरल लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम, ग्राफिकल मेथड, सिंप्लेक्स मेथड, यहाँ तक तो इंटर का है, लेकिन इससे आगे का थोड़ा सा ग्रेजुएट लेवल पे चला जाता है, ठीक है। अब देख लेते हैं स्टैटिस्टिक्स का सिलेबस। स्टैटिस्टिक्स का सिलेबस भी अच्छा है दोस्तों। मेजर ऑफ डिस्पर्सन, रेंज, क्वार्टाइल डेविएशन, मीन डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन, ठीक है, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, मोमेंट, स्क्यूनेस एंड कर्टोसिस, ये भी स्टैटिस्टिक्स के
पार्ट हैं, ठीक है, ये तो जनरली पूछे जाते हैं। स्टैटिस्टिकल मेथड ऑफ कोरिलेशन, ठीक है, तो इंट्रोडक्शन ऑफ कोरिलेशन, कार्ल पियर्सन कोरिलेशन कोफिशिएंट, ये तो मैथमेटिक्स वाले भी पढ़ते ही हैं, ठीक है। इसके अलावा जैसे कार्ल पियर्सन कोरिलेशन कोफिशिएंट, रैंक कोरिलेशन, स्पीयरमैन रैंक कोरिलेशन, ये भी पढ़े जाते हैं, मैथमेटिक्स में भी लोग पढ़ते हैं, ठीक है। आईसीएसई के सिलेबस में सबका सब अवेलेबल है, ठीक है। रिग्रेशन के क्वेश्चंस भी ज़्यादातर आप लोग पढ़ते हैं, ठीक है। प्रोबेबिलिटी थ्योरी भी मैथमेटिक्स वाले भी पढ़ते हैं, तो और स्टैट वाले तो पढ़ते ही हैं, ठीक है। तो बेसिक टर्मिनोलॉजी, रैंडम एक्सपेरिमेंट, ट्रायल, सिंपल इवेंट, ठीक है, ये सभी पढ़ाए जाते हैं, ठीक है। और इसमें बुल्स इनइक्वालिटी ये थोड़ा ग्रेजुएट लेवल पे चले जाती है, ठीक है। इसी तरह से जो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है ये तो एक 12th लेवल पे पढ़ी जाती है, ठीक है। मल्टीप्लिकेशन थ्योरी ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑकरेंस ऑफ एटलीस्ट वन ऑफ द इवेंट, बेस थ्योरम तक आपका इंटर लेवल पे चला जाता है, ठीक है। रैंडम वेरिएबल, अब रैंडम वेरिएबल भी थोड़ा सा स्टार्टिंग तो 12th है, लेकिन ये पूरा का पूरा देखा जाए तो डिस्क्रीट एंड कंटिन्यूस प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन यानी कि पीएमएफ, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन, ये सब ग्रेजुएट लेवल पे पढ़ा जाता है। कम्युलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन, ये जॉइंट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टू रैंडम वेरिएबल, मार्जिनल एंड कंडीशनल डिस्ट्रीब्यूशन, इंडिपेंडेंस ऑफ रैंडम वेरिएबल, ठीक है। इसी तरह से एक्सपेक्टेशन, ये भी जो जिसमें मोमेंट जनरेटिव फंक्शन निकालना आता है, तो ये सब दोस्तों ग्रेजुएट लेवल का है। प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो ये तो पूरा का पूरा ग्रेजुएट लेवल का है, क्योंकि इसमें यूनिवेरिएट डिस्ट्रीब्यूशन और बर्नौली तक तो आप थोड़ा सा इंटर में पढ़ते होंगे, लेकिन इसके बाद अगर हम बात करें पॉइजन, हाइपरजोमेट्रिक, नेगेटिव बाइनोमियल, फिटिंग ऑफ बाइनोमियल, पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन, कंटिन्यूस यूनिवेरिएट डिस्ट्रीब्यूशन, ये यूनिफॉर्म नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन, ये सभी ग्रेजुएट लेवल पे पढ़े जाते हैं। इसके अलावा एग्जैक्ट सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन, ये तो दोस्तों पूरा ग्रेजुएट लेवल का है, ठीक है। तो काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन इसमें आ जाता है, ठीक है। मोमेंट जेनेटिक फंक्शन आता है इनके निकालना, ठीक। और मतलब स्टूडेंट टी डिस्ट्रीब्यूशन और ये एफ डिस्ट्रीब्यूशन, काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन, ये सभी दोस्तों स्टैटिस्टिक्स में थोड़ा अच्छे लेवल के हैं, ठीक है। इसके अलावा अप्लाइड स्टैटिस्टिक्स, ये अभी तक ऊपर जो थी वो तो दोस्तों फंडामेंटल ऑफ मैथमेटिकल स्टैटिस्टिक्स थी, लेकिन अब अप्लाइड स्टैटिस्टिक्स की बात करें तो यहाँ पर स्टैटिस्टिकल क्वालिटी कंट्रोल आ जाते हैं, ठीक है। ऊपर वाला जो पार्ट था दोस्तों वो था कि आप मैथमेटिकली स्टैटिस्टिक्स को किस तरह से यूज़ कर सकते हैं। अब ये अप्लाइड स्टैटिस्टिक्स की बात आती है कि हम स्टैटिस्टिक्स को कहाँ कहाँ यूज़ करते हैं, तो उससे रिलेटेड प्रश्न आते हैं, ठीक है। जैसे कि स्टैटिस्टिकल क्वालिटी कंट्रोल में यूज़ होती है, प्रोसेस एंड प्रोडक्ट कंट्रोल में होती है, जनरल थ्योरी ऑफ कंट्रोल चार्ट बनाने में होता है, तो उनका यूज़ पढ़ा जाएगा, ठीक है। डिफरेंट टाइप ऑफ कंट्रोल चार्ट कौन कौन से होते हैं, ठीक है। सैम्पलिंग इंस्पेक्शन कैसे होता है, ठीक है। लॉट को हम कैसे एक्सेप्ट करते हैं, रिजेक्ट करते हैं, तो OC, ASN, ठीक है, OQL, LTPD, सैम्पलिंग प्लान्स, ये सब पढ़े जाते हैं, ठीक है। इसके अलावा टाइम सीरीज एनालिसिस, ये भी अप्लाइड स्टैटिस्टिक्स का भाग है, ठीक है। इसी तरह से जो वाइटल स्टैटिस्टिक्स है ये तो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जैसा कि नाम है वाइटल तो वैसे ही इसका काम है। तो वाइटल स्टैटिस्टिक्स में हम क्या पढ़ते हैं दोस्तों, जैसे कि क्रूड डेथ रेट, ठीक है, और इसके अलावा एज स्पेसिफिक डेथ रेट, ठीक है, CDR, CBR, ठीक है, ये सब चीज़ें इसमें पढ़ी जाती हैं, ठीक। और लाइफ टेबल, ठीक है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेट, जितनी भी सारी चीज़ें, टोटल फर्टिलिटी रेट, ग्रॉस रिप्रोडक्शन रेट, ये सभी इसमें पढ़ा जाता है, ठीक है। अब बात करते हैं सैंपल सर्वे एंड एनालिसिस ऑफ डिज़ाइन ऑफ एक्सपेरिमेंट, तो ये भी एक अच्छे लेवल का टॉपिक है। सैम्पलिंग मेथड्स आ जाती हैं इसमें, ठीक है, कॉन्सेप्ट ऑफ पॉपुलेशन, ठीक, और जैसे स्ट्रैटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग, सिंपल रैंडम सैम्पलिंग, ठीक है, और क्लस्टर सैम्पलिंग, ये सभी दोस्तों इसमें आते हैं, ठीक है। तो ये भी अच्छे लेवल का है। और इसके बाद एनालिसिस ऑफ वेरिएंस, एनालिसिस ऑफ वेरिएंस में आपका क्या होता है, मॉडल्स आपसे पूछ जाते हैं, 1 वे 2 वे क्लासिफिकेशन वाले, ठीक है। ये स्टैटिस्टिक्स बैकग्राउंड से जो होंगे वो अच्छे से समझ रहे होंगे, ठीक है। रेंडमाइज ब्लॉक डिज़ाइन, RBD, ये सब पढ़े जाते हैं, ठीक है। तो ये भी एक सारा ग्रेजुएट लेवल का पोर्शन है इसमें। स्टैटिस्टिकल इन्फरेंस में भी जैसे एस्टीमेटर को कैलकुलेट करना है, एस्टीमेट कैरेक्टरिस्टिक, ठीक है, अनबायसनेस, कंसिस्टेंसी, एफिशिएंसी, सफिशिएंसी, ये सारी चीज़ें पूछी जाती हैं, ठीक है। टाइप्स ऑफ एरर, लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस, पावर ऑफ टेस्ट, ये स्टैटिस्टिकल इन्फरेंस के अंतर्गत आ जाते हैं, ठीक है। तो दोस्तों ये तो था आपका स्टैटिस्टिक्स का, ठीक है। स्टैटिस्टिक्स के लिए मैं आपको बुक भी कंसिडर करूँगा दोस्तों। एक कुछ बुक आती हैं जिनको आप लेंगे तो आपको फ़ायदा मिलेगा। SC गुप्ता, VK कपूर, ठीक है, मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ SC गुप्ता, VK कपूर, ये बुक आप खरीद लीजिएगा अगर जो स्टैटिस्टिक्स से तैयारी करना चाहते हैं, ठीक है। SC गुप्ता एंड VK कपूर, इसकी दोनों बुक आती हैं, फंडामेंटल ऑफ अप्लाइड स्टैटिस्टिक्स एंड फंडामेंटल ऑफ मैथमेटिकल स्टैटिस्टिक्स। तो उन दोनों बुक्स को पढ़ के आपका ये सारा सिलेबस कवर हो जाएगा, ठीक है। अब दोस्तों मैथ्स की बात करें तो मैथ्स का तो बहुत एक ऐसा सिलेबस है जो कि डिटेल में पढ़ने की आवश्यकता है। इसके लिए तो आपको ग्रेजुएशन की बुक्स लगेंगी, ठीक है। और बाकी इसमें 12th की बुक से भी काम आपका चल जाएगा, ठीक है। तो कुछ 12th की बुक और कुछ अगर आप परचेज कर सकते हैं तो नेट की बुक्स आप परचेज कर सकते हैं। अरिहंत की एक बुक आती है,
उसको अगर आप परचेस करेंगे तो उससे भी आपको काफ़ी फ़ायदा मिलेगा ग्रेजुएट लेवल के टॉपिक्स को कवर करने में, जो कि नेट के लिए स्पेशली निकाली जाती है। तो कुछ ऐसी बुक्स हैं, और इसके अलावा अगर आपके पास अपने कॉलेज के टाइम की अगर बुक्स हैं तो उनसे बढ़िया कोई बुक्स हो ही नहीं सकती, ठीक है। और बाकी देखा जाए अगर मैथमेटिक्स की अगर हम वैसे बात करें तो इसमें 12th लेवल का भी काफ़ी पोर्शन है। तो अगर आप 12th लेवल को भी कवर करते हैं तो भी आप इम्प्रोवाइजेशन करके ग्रेजुएट लेवल के क्वेश्चंस को भी आसानी से कर सकते हैं। यही प्रोसेस रहती है जनरली, ठीक है। हम लोग भी ऐसे ही करते थे और यही रहता है, क्योंकि पूरा डिटेल में ग्रेजुएट लेवल के सिलेबस को कवर करना बहुत मुश्किल हो जाता है। जो चीज़ आप 12th में पढ़ते हैं आप उसको थोड़ा सा डिटेल में पढ़ें तो वो ग्रेजुएट लेवल के अपनी आप ही चीज़ें कवर होने लग जाती है। अभी आपने एलटी का पेपर देखा होगा, एलटी के पेपर को देख के आपको क्या लगा? एलटी का पेपर अभी आपने देखा होगा तो किस तरह का पेपर आया था? वो काफ़ी एक लो लेवल का पेपर आया था, बहुत मतलब एक इजी पेपर था, जो कि बहुत मतलब कि कोई सिंपल जिसकी मैथमेटिक्स हो वो भी कर सकता था। तो उसमें काफ़ी सारे प्रश्न 12th लेवल के ही थे, 12th लेवल के ही प्रश्न पूछे गए थे। तो ऐसा ही है कि इस भारी भरकम सिलेबस को ना देखें, आप ये सोचें कि अगर पेपर टफ आता है तो ऑफकोर्स सभी के लिए वो टफ आएगा, ऐसा नहीं कि आप ही के लिए आएगा, सभी के लिए वो टफ आएगा। अगर वो ईजी आता है तो सबके लिए ईजी आएगा, ठीक है। अगर पेपर ईजी आए तो मेरिट अपने आप ही क्या होगी, हाई जाएगी। अगर पेपर टफ आता है तो मेरिट लो जाएगी। डिपेंड ये करता है कि आप उस पेपर में कैसा परफॉर्म करते हैं, ठीक है। आपने अगर उस पेपर के लेवल के अकॉर्डिंग आपने ठीक परफॉर्म किया है तो आप उसमें अच्छा स्कोर कर जाएंगे और आपका सिलेक्शन हो जाएगा। अगर आप उस पेपर के लेवल के अकॉर्डिंग आप अच्छा परफॉर्मेंस नहीं देते तो चाहे पेपर ईजी आए चाहे टफ, तो भी आपका सिलेक्शन नहीं होना। अगर पेपर बहुत टफ आता है और आप उसमें अगर इफ़ यू एबल टू स्कोर 50, 51, 52, इट सिंपली मीन्स दैट कि आपने सिलेक्शन पा लिया और आपने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दी है, ठीक है। पेपर बहुत इजी आता है, 70-80 मार्क्स लाने चाहिए, 70 मार्क्स लाने चाहिए, लेकिन आप परफॉर्मेंस ऐसी देते हैं 50-51 की, तो भी कोई फ़ायदा नहीं है। तो इसलिए पेपर ईजी या टफ से नहीं होता है, मेन होता है कि आपकी परफॉर्मेंस कैसी है पेपर में ना, तो उसी से ही आपकी मेरिट डिसाइड होती है। तो आई होप कि आपको सिलेबस समझ में आ गया होगा। मैंने आपको डिटेल पूरा बता दिया है और किस तरह से तैयारी करनी है मैंने आपको ये भी बता दी है। आपको सबसे पहले यहाँ पर महत्वपूर्ण है कि जो 30 मार्क्स का जो कि कंपलसरी है ये तो आपको पढ़ना ही है। अब इसमें दोस्तों क्या है कि जो 30 वाला जो मार्क्स है इसमें आप मान के चलिए 10 नंबर की मैथ्स आएगी, 10 नंबर की स्टैट आएगी, 10 नंबर की कंप्यूटर आएगी, इसी तरह से इनका पैटर्न रहेगा। तो 10 नंबर की मैथ्स, 10 नंबर की स्टैट और 10 नंबर की कंप्यूटर, यहाँ पर आपने दोस्तों बहुत अच्छा परफॉर्मेंस देनी होगी, क्योंकि जो बच्चा यहाँ पर बहुत अच्छी परफॉर्मेंस देगा तो सब्जेक्ट क्योंकि बहुत टफ है, आप देख सकते हैं कि भाई जो सब्जेक्ट का जो सिलेबस है 70 नंबर की मैथमेटिक्स और 70 नंबर की जो स्टैटिस्टिक्स है वो ग्रेजुएशन और इंटर लेवल बेस्ड है। तो यहाँ पर अगर आप बहुत अच्छा परफॉर्म कर दें और सिलेबस और अपने सब्जेक्ट में एक रिस्पेक्टेड स्कोर कर दें तो आप आसानी से इस पोस्ट में सिलेक्शन पा सकते हैं। तो यही आपका स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। बाकी एम्स की जो डिटेल स्ट्रैटेजी है वो हम अपने दूसरे चैनल जैन की मैथमेटिक्स में शुरू करेंगे, जल्द ही वहाँ पर इस पर सीरीज़ को शुरू किया जाएगा। लेकिन उसके लिए आपको इस सीरीज़ को सपोर्ट करना होगा, ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करना होगा। हम लोग वीडियोस डालते हैं लेकिन आप लोग उसको देखते नहीं हैं, उसको शेयर नहीं करते हैं। तो उसको जितना ज़्यादा आप शेयर करेंगे उससे दोस्तों हमें भी एक कॉन्फिडेंस मिलेगा, हमें भी एक मोटिवेशन मिलेगा कि हाँ आपके लिए और वीडियोस आपको प्रोवाइड करवानी है। तो उसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और अब समय आ गया है दोस्तों कि जैसा कि आपने देखा होगा एलटी का रिजल्ट आ चुका है, काफ़ी बच्चों का सिलेक्शन हुआ, उनको बहुत बहुत बधाई है। लेकिन जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ उनके लिए देखिए नया चांस आ गया है और ऐसे ही जल्दी ही एलटी की और भी पोस्ट आ जाएंगी। तो अब हम एलटी की और एएसओ असिस्टेंट स्टैटिस्टिकल ऑफिसर, स्टैटिस्टिकल असिस्टेंट, इन तीनों की कंबाइंड सीरीज चलाएंगे जो कि आपको फ़ायदा देगी सभी एग्जाम में, एलटी में भी देगी, एएसओ में भी देगी और स्टैटिस्टिकल असिस्टेंट में भी देगी। और इन्वेस्टिगेटर कम कंप्यूटर और एआरओ, इसका देखते हैं ये क्या सिलेबस लेकर आते हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय।